गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, आज वीकेंड है क्योंकि तो रिवीजन सेशन नहीं रहेगा बीच में और हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। जो भी क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हो गए थे इस वीक में उनको आज कवर किया जाएगा और मंडे से वापस फिर रिवीजन सेशन को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। इसके अलावा कल हमने एक ऑपरेशन पढ़ा था अबाउट ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड और ये लॉन्च किया था इजराइल ने आफ्टर द अटैक ऑफ हमास। यहाँ भी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, कौन सा? इन ह्यूमैनिटेरियन। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट कमेंट्स कल के वीडियो में कर रहे थे, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करती चलूँ। जो ये दोनों तरफ की लड़ाई हो रही है इसमें किसी एक तरफ होके मैंने कोई बाइस्ड स्टेटमेंट नहीं दिया था, जबकि मेरा कहने का मतलब ये था कि दोनों ही साइड से जो नॉर्मल पब्लिक है, जो नॉर्मल सिविलियंस वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमैनिटेरियन है। उनकी क्या गलती है इन दोनों की लड़ाई में? तो इस चीज़ को मैंने इनह्यूमैनिटेरियन का नाम दिया था। आई विश कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए और दोनों ही साइड से लोग ये सब वॉर जो चल रही है उसको जल्द से जल्द खत्म करें ताकि नॉर्मल पब्लिक आराम से दोनों साइड की रह सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा कहने का मतलब था। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरा मतलब समझ भी रहे थे और उन्होंने बाद में कमेंट्स में मेरे फेवर में भी चीज़ें बोली हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। उसमें से एक कोई था @curious950 करके, तो थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझा है। तो प्लीज़ यहाँ पे छोटी छोटी बातों को लेके इतना इशू मत बनाया करिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे रोज़ कहती हूँ कि कमेंट्स में आप क्विज के आंसर दीजिए, तो वो तो किसी के नहीं थे, बस ये सब टॉपिक पे बातें खूब सारी छिड़ी हुई थी। याद रखिएगा, ये सब जो भी टॉपिक चलते हैं इस पे आप बहस करके अपने एग्जाम में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। उसकी जगह पे रादर अगर आप पढ़ाई पे अपने फोकस करेंगे और क्विज के आंसर्स बताएंगे तो डेफिनेटली आपको फिर एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर वापस आते हैं अपने सेशन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर लैवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इंडिया का पहला लैवेंडर फार्म कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में बना लिया गया है? तो इंडिया का ये पहला लैवेंडर फार्म है जो कि चल्ला विलेज में बनाया जा रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ठीक है, 2 हेक्टेयर्स की लैंड पे बनाया जा रहा है और इसको ओन कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर। याद रखिएगा, ये जो लैवेंडर है इसको इंट्रोड्यूस कराया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ जम्मू डिवीजन अंडर द CSIR एरोमा मिशन। कब? 2018 में। और डोडा इसी के साथ बर्थ प्लेस है इंडिया के पर्पल रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इंडिया का पहला लैवेंडर फार्म जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। प्रोजेक्ट कुशा, इंडियाज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट इज अंडर द परव्यू ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो इंडिया बेसिकली डिप्लॉय करने वाला है अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। कब तक? 2028 to 29 तक। और ये जो इंडिजिनस सिस्टम है हमारा, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप आसानी से डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकें बहुत सारे थ्रेट्स को, जिसमें स्टेल्थ फाइटर्स आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, ड्रोन्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइल्स, प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस जिनकी रेंज अप टू 350 किलोमीटर्स होगी। और ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको आप प्रोजेक्ट कुशा के नाम से जानते हैं, ये अंडर द परव्यू ऑफ DRDO है फिलहाल। और जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इसको डेवलप किया जा रहा है ताकि इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जा सकें जो कि सिमिलर होंगी रशिया के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, जिसको हाल ही में इंडक्ट कर लिया है इंडियन एयर फोर्स ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अंडर द परव्यू ऑफ DRDO है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फुल फॉर्म क्या है DRDO का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा कल हमने एक प्लेटफॉर्म भी पढ़ा था इंडियन गवर्नमेंट का जिसका नाम है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नींव रख दी है अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव मेमोरियल की, और उन्होंने लॉन्च किया मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को, जो कि डिज़ाइन किया गया है कंट्री की यूथ के लिए। और इसको लॉन्च किया गया एक इवेंट के दौरान जहाँ पे मेरी माटी मेरा देश का जो कैंपेन है उसको मार्क किया जा रहा था थ्रू अमृत कलश यात्रा एट कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। Manaus, which was seen in the news recently, is a city in which country?
तो अमेज़ॉन में एक बहुत ही हिस्टोरिक ड्रॉट हमें देखने को मिला और यहाँ पे ये रिवील हुआ कि कुछ पेट्रोग्लिफ्स मौजूद हैं जिनको कि ह्यूमंस ने कार्व किया था 2000 साल पहले, और अब ये पार्टली सबमर्ज्ड हैं इन वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन दिस रीजन। तो जो प्री कोलंबियन इनग्रेविंग्स थे ये भी पाए गए हैं इस पॉइंट पे इन द ब्राजीलियन सिटी ऑफ मनाउस, जहाँ पे जो नेग्रो रिवर के डार्क वाटर हैं वो मिलते हैं अमेज़न रिवर से। और ये जो इमेजेस हैं जो कार्व की गई हैं इनटू द रॉक्स, जिसमें कि ह्यूमंस को डिपिक्ट किया गया है, ना सिर्फ ह्यूमन को बल्कि एनिमल्स को भी, और ज्योमेट्रिक शेप्स भी कुछ दिखाई दिए जैसे कि स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, तो मनाउस कहाँ पे लाई करने वाली एक सिटी है, तो आंसर है ब्राज़ील कंट्री। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो लेफ्ट आउट रह गया था। एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसको कि रिलीज किया गया है और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे देखा जाए इसके फाइनल स्टेजेस में, एंड इसके लिए एक ड्राफ्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि रेडी हो जाएगा दिसंबर तक। और ये स्टेटमेंट दिया है नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने। ठीक है, तो नीति आयोग को ये टास्क दिया गया था कि इन्हें कंसोलिडेट करना होगा 10 सेक्टोरियल थीमेटिक विजन्स को, और ये टास्क इन्हें जुलाई में दिया गया था इसी साल, जिसमें कि आते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। इसके अलावा नीति आयोग का ये भी फोकस था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी 2047 तक, जिसमें कि पर कैपिटा GDP होगी $17,590 की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसको टास्क दिया गया था कि आपको विजन इंडिया @2047 प्लान को बिल्ड करना है या प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया का थिंक टैंक नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विथ टेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल डेवलप्ड एन एरोजेल एड्सॉर्बेंट टू रिमूव द ट्रेस पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर? कौन सी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की जिसने कोलैबोरेट किया है इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ, और अब वो एक एरोजेल एड्सॉर्बेंट को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि आप वेस्ट वाटर में रह रहे ट्रेस पॉल्यूटेंट्स को इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो ये है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के रिसर्चर्स और तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने मिलके डेवलप करेंगे एक एरोजेल एड्सॉर्बेंट जिससे कि आप ट्रेस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वेस्ट वाटर। और ये जो एरोजेल है ये बना हुआ है ग्राफीन मॉडिफाइड सिलिका के साथ, और इसमें आप रिमूव कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है IIT मद्रास। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जो IIT मद्रास है ये इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपना पहला कैंपस आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश करेंगे, और कहाँ पे, तो जंजीबार में, जो कि तंजानिया कंट्री में लाई करता है। इसके अलावा IIT दिल्ली ने भी डिसाइड किया है कि वो अपना पहला कैंपस आउटसाइड इंडिया बिल्ड करेंगे अबू धाबी में। ठीक है, फिर हाल ही में इंडिया और स्विट्जरलैंड ने मिलकर लॉन्च किया है एक इंडो स्विस इनोवेशन प्लेटफॉर्म, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लॉन्च में आता है एक इंडो स्विस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड इनोवेशन डायलॉग इन बेंगलुरु। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्टार्ट हो चुका है अपने पायलट प्रोजेक्ट के साथ ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इस प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च है इससे होगा क्या, जो बायलेटरल कोलैबोरेशंस हैं ऑन इनोवेशन ये दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में मजबूत होंगे और इसको और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बनाने की कोशिश की जाएगी। लगभग 50 एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड और इंडिया एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ताकि वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन डायलॉग लॉन्च किया है किस कंट्री के साथ मिलके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरक्षी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? ये रिवर कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? तो आंसर है यहाँ पे झारखंड। और चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? मिस्टर हेमंत सोरेन। इन्होंने इस रिवर के ऊपर एक लॉन्गेस्ट ब्रिज हाल ही में इनॉग्रेट किया है इन दुमका, और इस ब्रिज को बनाया गया है 198 करोड़ रुपीस की लागत के साथ। ये ब्रिज 2.34 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 16 मीटर्स वाइड है। इससे डिस्टेंस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की कम हो जाएगी और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। इस रिवर का सोर्स है त्रिकूट हिल्स में इन झारखंड, और ये फ्लो करती है झारखंड से और बाद में जाके हुगली रिवर में मर्ज हो जाती है वेस्ट बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट से पास होते हुए। ठीक है, तो मयूरक्षी रिवर कौन से स्टेट में फ्लो होती है? आंसर है झारखंड।
अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर है रुड़की, याद रखिएगा। और किस वजह से आजकल ये चर्चे में है? बेसिकली ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये लाई करती है रुड़की, उत्तराखंड में। तो अयोध्या में एक लेक है जिसको कि फिल किया जाएगा होली सरयू रिवर के पानी से, और ये जो लेक बनाई गई है ये 430 एकर्स में फैली हुई है, और इसका जो सोर्स है वो कनेक्ट किया जाएगा इस रिवर से। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो रुड़की है वो इस लेक को बना रही है, और ये जो लेक प्रोजेक्ट है इसका नाम ब्लू एंड ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है न्यू अयोध्या टाउनशिप में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपली कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर है रुड़की। Which Indian city was ranked the 4th most polluted cities in the world according to IQ Air? IQ Air की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को रैंक किया गया 4th, 7th एंड 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की पोजीशन में इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ Air। और जो मुंबई की एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है पिछले 3 दिनों से, और ये बेस्ड है 2022 के एनुअल एवरेज PM 2.5 कंसिडरेशन पे। इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 8th नंबर पे आता है अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज। और इंटरनेशनल लेवल पे जो IQ Air का सर्वे है उसमें लाहौर और बीजिंग जो है ये अमंग द टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी इंडिया की सिटी है जो 4th पोजिशन पे मोस्ट पोल्यूटेड है अकॉर्डिंग टू IQ Air, तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट है विच कंट्री इज एसोसिएटेड विथ द B6113 न्यूक्लियर बॉम्ब? आंसर हो जाएगा यहाँ पे USA। और फिलहाल USA प्लान कर रहा है एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करने का जो कि 24 टाइम्स मोर पावरफुल होगा दैन वन जो कि ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो आप इसी से इसकी जो पावर है उसका आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो B6113 है ये 14 टाइम्स बिगर है दैन द 25 किलोटन बॉम्ब जो कि ड्रॉप हुआ था नागासाकी में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये B6113 न्यूक्लियर बम कौन डेवलप कर रहा है, आंसर है USA। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये एक इंटरनेशनल NGO है जो कि फाउंड हुआ था 1984 में UK के अंदर, और इस बॉडी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो लेपर्ड्स और पैंगोलिन्स होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हाईली ट्रैफिक्ड हैं फिलहाल और इंडेंजर्ड हैं, क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पाए गए हैं लगभग 88 ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में। मतलब चाइना इन जो पार्ट्स हैं लेपर्ड्स वगैरह के उनको यूज़ करके अपनी मेडिसिन को बना रही है। जाहिर सी बात है वो उसको इंपोर्ट करा रहे हैं वहाँ से, इसी वजह से रिपोर्ट आजकल चर्चे में आ गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एज पर अ रिसेंट प्रोब बाय एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडेंजर्ड मैमल्स के कुछ हिस्सों का यूज़ किया जा रहा है किस कंट्री की ट्रेडिशनल मेडिसिन को बनाने में, तो आंसर है चाइना। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंपॉर्टेंट लीडर? नेशनल यूनिटी डे हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। और याद रखिएगा इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाता है, इन्होंने 560 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करवाया था यूनियन ऑफ इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी डे हम इन्हीं को ट्रिब्यूट पे करने के लिए बनाते हैं, आंसर है 31 अक्टूबर। देखिए इसके अलावा हाल ही में कुछ एंशियंट टेम्पल केव्स डिस्कवर हुए हैं राजापुर, रत्नागिरी वगैरह की जगह से, और ये सारी जगहें कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि ये जो केव्स हैं ये बनवाई गई थी 5th या फिर 6th सेंचुरी CE में, और ये एलिफेंटा केव से भी पुरानी है। जो रत्नागिरी है बेसिकली ये होम है रत्नागिरी केव्स का जो कि एक बुद्धिस्ट सेंटर है, और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था 5th सेंचुरी CE में, और इनका लास्ट वर्क हुआ था 13th सेंचुरी CE में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंशियंट टेम्पल केव्स जो हैं उनको डिस्कवर किया गया नियर राजापुर, रत्नागिरी इन विच इंडियन स्टेट, तो आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड 50,000 crore रुपीज प्रोजेक्ट फॉर अ गैस कंप्रेशन प्लांट इन द मिडल ईस्ट? कौन सी इंडिया की कंपनी है जिसने 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिया है एक गैस कंप्रेशन प्लांट के लिए हमारे मिडल ईस्ट में?
तो ये है लार्सन एंड टूब्रो, और इनका जो हाइड्रोकार्बन का बिजनेस है, मतलब लार्सन एंड टूब्रो एनर्जी हाइड्रोकार्बन, इन्होंने सिक्योर किया है एक ऑफशोर प्रोजेक्ट फॉर अ गैस कंप्रेशन प्लांट इन द मिडल ईस्ट, और इस प्रोजेक्ट की लागत है 15,000 करोड़ रुपए। लार्सन एंड टूब्रो ने इस प्रोजेक्ट को क्लासिफाई किया है एज अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम चाइना के बारे में बात कर रहे थे, इससे एक और न्यूज़ रह गई थी शायद। 3 चाइना के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि ऑर्बिट में थे 5 महीनों तक, वो वापस अर्थ पे आ चुके हैं। और ये जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये पार्ट हैं इनके शिंजू 16 क्रूड फ्लाइट मिशन के। इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया डिफरेंट तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करके, और लगभग 8 घंटे की स्पेस वॉक को इन्होंने कैरी आउट किया है। ठीक है, तो ये जो मिशन है ये लास्ट ऑफ 11 मिशन है जो कि रिक्वायर्ड है स्टेशन को असेंबल करने के लिए। और इनका जो चाइना का स्टेशन है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ऑपरेट हो जाएगा फॉर अराउंड अ डिकेड, और वो एक्सपेरिमेंट्स को रन करेंगे इन नियर जीरो ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये सक्सेसफुली इन्होंने अब तक ग्रो कर लिया है यहाँ पे लेट्यूस को, चेरी टोमेटोज को और ग्रीन ऑनियंस को इन द तियानगोंग स्पेस स्टेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है शिंजू 16 मिशन से, तो आंसर है चाइना। वापस आते हैं, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023? इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है यूके गवर्नमेंट ने ऑन नवंबर 1 एंड 2 दिस ईयर, और इस समिट में इन्वॉल्व किया जाएगा डिफरेंट प्रोमिनेंट ग्लोबल थिंक टैंक्स की अटेंडेंस को, साथ ही कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपर्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। साथ ही कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज से। तो एलॉन मस्क भी अटेंड कर रहे हैं इस समिट को, अलॉन्ग विद द यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, और कुछ और सीईओज मौजूद होंगे टॉप एआई फर्म्स के। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि एआई सेफ्टी समिट को होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? आंसर है यूके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मींडम मंजप्पाई इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट टू कर्ब द प्लास्टिक यूसेज? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जो है इन्होंने लॉन्च किया है इस स्कीम को, जिससे कि प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को डिक्रीज किया जा सके और इनको हम क्लॉथ बैग के साथ रिप्लेस कर सकें 2021 में। और हाल ही में जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट या तमिलनाडु की स्टेट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस मींडम मंजप्पाई नाम का एक कीसक ओपन किया है जिसकी लागत है 25 लाख रुपीज़ एट बेसंत नगर बीच चेन्नई, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर, साथ ही बैन लगाया जा सके सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। और इसमें एक क्लॉथ बैग वेंडिंग स्लॉट है, साथ ही एक प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन भी है। ठीक है, तो ये स्कीम किसकी है? आंसर है तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन है, राजाजी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो उत्तराखंड की कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दे दिया है कि राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को स्टैब्लिश कर दिया जाए। बेसिक एम क्या है इस फाउंडेशन का? जो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट है उसको फैसिलिटेट किया जा सके विद इन द रीजन्स जिसमें कि राजाजी टाइगर रिजर्व इनकम्पास होता है। इसका बेसिक एम है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि जो उनका डिपेंडेंस है फॉरेस्ट के ऊपर वो डिक्रीज हो सके। ठीक है, तो राजाजी टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड स्टेट में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पे आंसर है बांग्लादेश, और इसको फंड किया गया थ्रू एन इंडियन कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम लोन ऑफ $1.6 बिलियन। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया 3 तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जिसको कि इंडिया सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग द यूनिट 2 ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसी वजह से चर्चे में आ गया था। इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है, तो आंसर है बांग्लादेश। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। जो रह गए थे उनको भी हमने देख लिया है, और अब मंडे से हम लोग वापस रिवीजन स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपकी क्विज है जिसमें स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है और इनका जवाब फिर कमेंट्स में मेंशन करना है। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब लिख सकते हैं कमेंट्स में। जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zadsana signing off.